FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं ऋतु संधू, मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हर वर्ष 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक मनाई जाती है, ताकि लोगों को इस बारे जागरूक किया जाए कि एंटीबायोटिक्स का बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये देखने में आया है कि ये अपना असर कीटाणुओं पर कम करने लगी हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एंटीबायोटिक ना ली जाए। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है आपके सवालों का जवाब देने डॉक्टर विनीता सूरी, चेयरपर्सन एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कमेटी PGI चंडीगढ़। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर विनीता सूरी। थैंक यू रितु जी। सब श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ऑनलाइन है, तो लीजिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मैं सूरज बात कर रहा हूँ मैम, ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से। नमस्कार जी। मैम, मैंने ये पूछना था ना, जैसे मान लो कभी बीमार को बुखार हो जाता है तो बुखार के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पैरासीटामोल खा लो, जुकाम हो गया तो बोलते हैं विनकोट खा लो, और कहीं भी दर्द वगैरह हो जाती है तो पेन किलर खा लो। तो क्या हल्की फुल्की बीमारी के लिए इस तरह की दवाइयाँ खाना कितना सही है? बोले फिर अजीब सी बात यह है कि इससे आराम भी हो जाता है, तो क्या इसका कोई 50 साल से ऊपर आदमी हो जाता तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? सूरज जी, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है कि पैरासीटामोल जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। जो एंटीबायोटिक हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं जो जर्म्स को मारती हैं, जैसे बैक्टीरिया को। तो पैरासीटामोल एनाल्जेसिक है जो सिर्फ बुखार ठीक करता है, तो वो ठीक है, उसको लेने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उससे हमारा टेम्परेचर ठीक हो जाता है और हम नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिप्लॉक्स या पेनिसिलिन या हम कुछ भी लेना शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक, वो खतरनाक है, वो नहीं लेना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ठीक कहते हैं। जी मैम, थैंक यू। सूरज जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर जो हैं वो भी लाइन पे हैं, तो लीजिए हम बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर विनीता सूरी से बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप पहले अपना नाम बताइएगा और सवाल का जवाब तो देंगी डॉक्टर विनीता सूरी। मैं RK वर्मा बोल रहा हूँ, सेक्टर 45 चंडीगढ़ से। जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार वर्मा जी। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि तकरीबन 22 ईयर से मुझे ग्लॉसोफोन्जोनोरोल्जिया है। हाँ जी, समझिए। तो मैं उसका ट्रीटमेंट क्रोनिक मेडिसिन ले रहा हूँ। मैं मेजेटोल जो है ना, हाँ जी, वो ले रहा हूँ। ठीक है। तो मेजेटोल जो है एंटीबायोटिक है, जो भी है, उससे मुझे शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुई है, मगर अब उससे आराम होता जा रहा है। मगर ये है कि उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, वो साइड इफेक्ट तो होता है मेडिसिन का, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं है। मुझे थोड़ा BP और थोड़ा सा जो है हार्ट की हल्की सी है, वो भी मेरा ट्रीटमेंट PGI में चल रहा है। कॉन्कोर, एस्प्रिन, ऑलमीन ट्रियो ये भी लेता हूँ जी, और मैं प्रेगाब्लिन एंड मेथोलकोबिलमिलीन भी उसके साथ मैं कभी कभी लेता हूँ जी। ठीक है जी। और अटोरोवास्टेटिन कैस्ट्रोल के लिए वो भी लेता हूँ जी। ठीक है वर्मा जी, ये जो सारी मेडिसिन हैं ये क्रॉनिक डिजीज के लिए हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए हैं। जो आपको न्यूरोलजिया है, इसमें इन्फेक्शन नहीं है, इसीलिए आप एंटीबायोटिक नहीं ले रहे, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये एंटीबायोटिक नहीं होती जी? नहीं जी। अच्छा जी, मुझे यही कंफर्म करना था, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई इनका साइड इफेक्ट तो कोई नहीं होता जी? देखिए, जिस ड्रग का इफेक्ट होगा साइड इफेक्ट तो होगा ही, लेकिन उसको आप कैसे लेते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कईयों को कम होता है, कईयों को ज्यादा होता है, तो इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट जुड़ा होता है। मैं अकॉर्डिंग टू PGI की डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से वैसे ही लेता हूँ जैसे वो बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, बहुत धन्यवाद आपका वर्मा जी। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ऑनलाइन है, तो लीजिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं? ऋतु संधू जी को यश कुमार वर्मा की प्यार भरी नमस्कार। यश कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर विनीता सूरी यहाँ बैठे हैं स्टूडियोज में, तो आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपसे पहले मैं 3 लाइनें कहूंगा, आपके ऊपर ही है। अपने डॉक्टर को कभी भी बताना नहीं बात कोई अधूरी, जो खाया जो पिया हिस्ट्री बताना उसे आप पूरी,
आज आए हैं हमें और स्वस्थ बनाने डॉक्टर विनीता सूरी। आपने तो बड़े पोएटिक अंदाज में मुझे वेलकम किया है, थैंक यू। तो इस चीज सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जैसे ये हम बता रहे थे आज डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि कभी कभी ना घरों में युवक और युवतियाँ महंगी महंगी दवाइयाँ बेचने आते हैं सेल करने के लिए, और उनमें दवाइयाँ अक्सर कौन सी होती हैं? घुटनों के दर्द की होती हैं, शुगर की होती हैं, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की होती हैं। तो मैं सोच रहा था कि कई बार ले भी लेते हैं लेकिन फिर उनके डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन आज इस मार्फत आपसे पूछने जा रहा हूँ कि गलत है ना बिल्कुल लेना? हाँ जी, बिल्कुल गलत, क्योंकि जब तक डॉक्टर को आप दिखाएंगे नहीं, बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, तब तक ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ना वो जो उनके साथ डॉक्टर भी होते हैं, डिग्री कार्ड बनाए होते हैं, पता नहीं कहाँ से डॉक्टर होते हैं, घर में बातचीत करते हैं, फिर समझाते हैं। फिर लोग को कई अनपढ़ लोग होते हैं, जैसे ना समझ वाले होते हैं, वो कहते हैं चलो घर बैठे हमें डॉक्टर मिल रहे हैं तो जो दवाई ले लेते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि सभी इस आज मार्फत ना या आपके मार्फत सभी को पता लग जाएगा कि लाभप्रद तो है नहीं, हानिप्रद ही है ना दवाई लेने तो सारी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, इसीलिए ये प्रयास हो रहा है ताकि आप सबको अवेयर किया जाए, ये ज्ञान दिया जाए कि ऐसे बिना इंडिकेशन के दवाई कोई भी नहीं लेनी चाहिए जी। और इसी FM लाइफलाइन की पूरी टीम का एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू जी, आपका धन्यवाद यश कुमार वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ऐसी कई बीमारियां आजकल सामने आ रही हैं जो बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस के संक्रमण से हो रही हैं, और ये देखने में आया है कि अब इन कीटाणुओं या माइक्रोब्स पर एंटीबायोटिक्स अपना असर कम कर रही हैं, तो इसका क्या कारण है? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है। एक्चुअली जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक मीन्स जो जर्म को मारती है दवाई जी, तो ये जो जर्म्स हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं और पैरासाइट्स हो सकते हैं। सो वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं उस मेडिसिन को और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज सर्वाइवल इज़ द बेसिक इंस्टिंक्ट। तो ये जो बग्स हैं ये भी बहुत स्मार्ट होते हैं। सो एक बार ये अडाप्ट कर जाते हैं, ये एक नए नए मैकेनिज्म ढूंढ लेते हैं रेजिस्टेंस के, तो फिर क्या होता है, जो तो सेंसिटिव बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंट हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का क्लोन बढ़ जाता है, फिर जितनी भी फर्दर इन्फेक्शन होती है वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से होती है। एक बार रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। आज भी TB से लोग मर रहे हैं, हालांकि हमने काफ़ी उस पर विक्ट्री पाई है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। जैसे टाइफाइड ले लीजिए, टाइफाइड में भी ऐसा है, रेजिस्टेंस आ गई है। जब कोई भी एंटीबायोटिक हम बिना इंडिकेशन के या कम या ज़्यादा देर के लिए या ज़्यादा डोज में यूज़ करेंगे तो जो बैक्टीरिया हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं जी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। तो अब ये देखने में आया है कि ये समस्या सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, उस तक सीमित नहीं है। जैसे आपने कहा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, अब तो मुर्गी पालन, मछली पालन, यहाँ तक कि दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं उनको भी ये दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स। और इनको तो छोड़िए, जो घर में पेट्स होते हैं उनको ही एंटीबायोटिक देने शुरू कर देते हैं, और वो भी खुद अपनी तरफ से। तो ये बताइएगा कि समस्या क्या सामने आती हैं अगर हम इस तरह का इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक्स का यूज़ एनिमल्स पे भी करते हैं? तो एनिमल्स में भी जब हम यूज़ करते हैं, ये देखा गया है एनिमल्स में कई बार बिना इन्फेक्शन के भी दिया जाता है, उसके कोई और बेनिफिट हो जाए ताकि इन्फेक्शन ना हो, प्रिवेंट करने के लिए। सो प्रिवेंट करने के लिए एक्चुअली इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए रादर देन एंटीबायोटिक। तो उससे क्या होगा, एनिमल्स में भी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे। आदमी और एनिमल का तो एक ही रिश्ता, इकट्ठे रहते हैं। तो इसीलिए आजकल वन हेल्थ अप्रोच ये भी अपनाई गई है कि एनिमल्स की हेल्थ, हमारी हेल्थ, पोल्ट्री फार्म, सबकी हेल्थ इंटर रिलेटेड है। सो वी हैव टू केयर फॉर ईच अदर, और ध्यान रखना है क्योंकि एनिमल की इन्फेक्शन मैन को आएगी, मैन की एनिमल्स को जाएगी। सो जो सारी एयर में, सारी एनवायरनमेंट में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो उससे हमें भी इम्पैक्ट पड़ता है जी। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो समस्या जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे देश में क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को हम जागरूक कर पाएं? बिल्कुल ठीक है। WHO ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है, एक्चुअली ये ग्लोबल है फॉर ऑल द कंट्रीज। और हमारी कंट्री जो LMIC जैसे लो मिडिल इनकम कंट्रीज में ये ज़्यादा है इंसिडेंस, तो हमारी कंट्री ने भी एक नेशनल एक्शन प्लान बनाई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। उन्होंने एक रेड लाइन कैंपेन भी शुरू की है और सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पे थोड़ी सी रोक लगाई है ओवर द काउंटर,
इसका मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं मिलने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है, वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, तो सबको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। और स्वच्छ भारत प्लान वो भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन में बहुत मदद करेगा। सो अंडर दिस नेशनल प्लान डिफरेंट स्टेट्स ने अपनी एक्शन प्लान्स बनाई हैं और स्टेट्स के अंडर इंस्टीट्यूट्स ने अपनी बॉडीज़ बनाई हैं। जी, तो ख़ास तौर पे पीजीआई में क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर एक स्पेशल कमेटी जो है पीजीआई ने बनाई है, जिसकी आप चेयरपर्सन हैं, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कमेटी पीजीआई चंडीगढ़, तो इसके बारे में हमें बताइएगा। हाँ जी, तो पीजीआई जो है वो अमंग द फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसने ये स्टीवर्डशिप कमेटी बनाई है, एंड एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी भी बनाई है, बिकॉज बोथ हैव टू गो हैंड बाय साइड बाय साइड। बिकॉज अगर हम इन्फेक्शन नहीं रोकेंगे तो खाली ट्रीट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इस कमेटी में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, मोस्टली मेंबर्स होते हैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से, बिकॉज वो मेन बेसिकली दे आर द पीपल हु टेक केयर ऑफ दिस ऑडिट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देन सर्जिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम लोग सर्जरी से पहले प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, अगर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। देन आईसीयू डॉक्टर्स, आईसीयू में तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, बिकॉज पेशेंट सीरियस होते हैं इन्फेक्शन वाले और वेंटिलेटर पे होते हैं। फिर चिल्ड्रन डिपार्टमेंट से, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से भी डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, जो सब टेस्ट करके हमें बताते हैं कौन से बैक्टीरिया हैं, वो किस एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है, रेजिस्टेंट है कि नहीं, तो वो हमें पूरा स्पेक्ट्रम बताते हैं। उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है क्या एंटीबायोटिक यूज़ होंगे। तो ये जो कमेटी है ये 1 या 2 महीनों में एक बार मिलती है, और हम उसमें बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। जैसे ट्रेनिंग, सबसे पहले हम ट्रेन करते हैं अपने डॉक्टर्स को, रेजिडेंट्स को, नर्सिस को इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए और प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ के लिए। फिर गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कोई भी डॉक्टर कुछ भी एंटीबायोटिक लिख दे, ऐसा नहीं है। सो देयर आर डेफिनेट प्रोटोकॉल्स, तो वो बनाए जाते हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जो हम बना रहे हैं। फिर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस शुरू की है हमारे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ने, एंटीबायोटिक्स ऑडिट किए जाते हैं जी। जैसे आप एट रैंडम चले जाओगे किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी वार्ड में, और पेशेंट्स की वो ट्रीटमेंट शीट देखी जाती है कि वहाँ कौन सा एंटीबायोटिक मिल रहा है, कितने दिन के लिए मिल रहा है, क्या डोज मिल रही है। फिर उसकी इंडिकेशन ढूंढी जाती है, फिर उसको हम ऑडिट करते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन होती है कमेटी के सामने। एक्चुअली इसमें किसी को हम ब्लेम नहीं करते, लेकिन हम हमेशा सोल्यूशन ढूंढते हैं, सजेस्ट करते हैं हाउ टू गिव एंटीबायोटिक्स रैशनली। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि एंटीबायोटिक्स का रैशनल यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपसे बात कर रही थी तो जैसे आपने बताया कि हर बैक्टीरिया हर एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव नहीं होता, तो आप हमें ये बताइएगा कि जैसे फंजाई हैं या वायरसेस हैं, इनका टेस्ट किस तरह से एक आम आदमी करवाए अपना, ताकि उसको श्योर हो कि जो मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है मैं सही एंटीबायोटिक ले पा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो थोड़ी बहुत कोल्ड, अब सर्दियाँ आ रही हैं, सबको कोल्ड होगा, बच्चों को भी बड़ों को भी, तो मोस्टली वायरल होता है। क्योंकि बैक्टीरियल के लिए डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और डिफरेंट साइंस होते हैं, तो वो पेशेंट जो है वो अपने आप नहीं डायग्नोस कर सकता जी, तो वो डॉक्टर ही बता सकता है। तो अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देता तो पेशेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि ये डॉक्टर ठीक तरह दवाई नहीं दे रहा। कई बार क्या होता है, हमने देखा है, पेशेंट भी प्रेशराइज कर देते हैं डॉक्टर को। वो सोचते हैं इसने तो कुछ दिया ही नहीं, बच्चा कैसे ठीक होगा। सपोज जैसे डायरिया है, मोस्टली बाहर से लोग खाना खाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई एंटीबायोटिक दें कि बहुत जल्दी से डायरिया ठीक हो जाए जी। अगर हम कहते हैं कि ORS ले लो या ऐसे ही ले लो, एक दिन वेट करो, क्योंकि वायरसेस टेक देयर ओन टाइम, उनको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। आप एंटीबायोटिक दो या ना दो, उतना टाइम तो लगेगा ही। तो ये उनको फॉल्स सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है कि हमें एंटीबायोटिक से आराम मिला है, एक्चुअली वो नहीं होता। तो उसके लिए एंटीबायोटिक खुद कभी ना लें, घर की मेजर्स कर सकते हैं। अगर डॉक्टर कहता है कि एंटीबायोटिक जरूरी है, आफ्टर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस या क्लिनिकली अगर लगता है, बिकॉज देयर आर मैनी साइंस एंड सिम्टम्स जो सिर्फ डॉक्टर को ही पता होते हैं, तभी एंटीबायोटिक लेने चाहिए। और उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कल्चर्स भेजते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो स्प्यूटम कल्चर भेजा जा सकता है, एक्सरे चेस्ट जिसमें टीबी का पता चल जाता है, या हम ब्लड कल्चर भी भेजते हैं अगर फीवर है जो ठीक नहीं हो रहा। तो जो भी सिक्रीशंस होती हैं बॉडी की, वो कल्चर के लिए भेजी जाती है। जैसे अब UTI भी बहुत कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
किसी को भी बर्निंग यूरिन होता है, सबसे पहले एंटीबायोटिक ले। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है जी। तब तक कुछ और भी मेथड्स हैं जो दिए जा सकते हैं। एक बार उसमें जो ग्रो कर जाएगा ना बैक्टीरिया, फिर उसकी पूरी सेंसिटिविटी स्पेक्ट्रम होता है, तो किस एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है। आपने देखा होगा जब रिपोर्ट आती है तो आर लिखा होता है रेजिस्टेंट, जी जी, एस इज फॉर सेंसिटिव। सो हम सेंसिटिव वाले ही दें तो वो बेटर रहेगा जी। और वो मेडिसिन जितने दिनों के लिए डॉक्टर दे उतने दिनों के लिए मरीज को खानी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन खाया ठीक हो गया तो बाकी फिर अगली बार खा लेंगे जी, उससे फिर रेजिस्टेंस हो जाती है। यही देखने में आया है, या तो लोग कुछ ज्यादा खा लेंगे, बोलेंगे ये 3 दिन दिया तो 5 दिन खा लेता हूँ, नहीं तो बोले अरे मैं तो ठीक हो गया हूँ, अब मैं 5 दिन की दिए तो मैं 2 दिन में ही ठीक हो गया हूँ, तो मैं 2 दिन के छोड़ देता हूँ। ये सभी तो बहुत इन्हीं कारण से रेजिस्टेंस मुझे लगता है माइक्रोब्स की और बढ़ रही है। तो आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं। तो वही मैं जानना चाह रही थी कि लोग तो अपना खुद का ही जाके टेस्ट करने दे देते हैं, ब्लड को या यूरिन को। उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर को पूछे बिना पहले मैं जाके अपना टेस्ट करा लूं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बैक्टीरिया पूरी तरह से बना ही नहीं होता, तो उसमें रिजल्ट में आता ही नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें भी डॉक्टर ही डिसाइड करेगा ना कि कब कल्चर देनी है, कब ब्लड टेस्ट कराने हैं। तो इसके बारे में हमें बताइएगा। हाँ जी, नहीं खुद टेस्ट कराना स्टिल ओके, एटलीस्ट टेस्ट के बिना एंटीबायोटिक ना लें। हाँ जी, वो जरूरी करें। अच्छा। अगर उनको लगता है कि चलो मैं पहले टेस्ट करा लेता हूँ, अगर टेस्ट में कुछ आएगा वो भी फिर एक्चुअली डॉक्टर से ही पूछना चाहिए जी। जैसे कई बार बहुत लंबी लिस्ट होती है सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स की, सो डॉक्टर्स को थोड़ा आइडिया रहता है कि विच इज़ बेटर, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आर नॉट वेरी सेफ ऑल्सो। इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और वो पेशेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो एंटीबायोटिक उसके लिए ठीक नहीं है। जैसे सपोज उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या उसको डायबिटीज़ है, तो उसको वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कितना नुकसान करेगा। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक अपने आप नहीं लेने चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एंटीबायोटिक्स डॉक्टर भी सोच समझ के इसलिए देते हैं कि आगे जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसको और कोई बीमारियां ना हो। जैसे आपने कहा कि किडनीज की जो इश्यूज होते हैं, तो सभी एंटीबायोटिक्स किडनी वाले पेशेंट्स के लिए सेफ नहीं होती। ऐसे ही शायद और भी बीमारियां होती होंगी। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि किस तरह से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ना सिर्फ बैक्टीरिया को मद्देनज़र रखते हुए, पर एक पेशेंट की जो क्लिनिकल हालत होती है, उसकी जो हेल्थ होती है, उसको कैसे डिसाइड करते हैं डॉक्टर? अब इस बारे में मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मैं ये भी बताऊंगी लाइक प्रेगनेंसी में हम कैसे डिसाइड करते हैं ना। अब प्रेगनेंसी में हम सारे एंटीबायोटिक बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि बच्चा डेवलप कर रहा है अंदर, उसके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझ के देने पड़ते हैं। जब हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, एंटीबायोटिक देने ही हैं, उनमें से हम सेफेस्ट एंटीबायोटिक देते हैं। वो भी हम पेशेंट से बात करके, उसको काउंसल करके तो वो देने पड़ते हैं। तो इसलिए जो क्लिनिकल सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हमारे हाथ में रिपोर्ट है, सब कुछ है, हम अपने आप डिसाइड कर लें, केमिस्ट से जाके एक एंटीबायोटिक खरीद लें, ऐसा नहीं है। कि जो डॉक्टर्स हैं वो क्लिनिकली डिसाइड करते हैं कि कितनी सीरियस इन्फेक्शन है, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसका और क्या नुकसान हो सकता है। और कुछ जो ड्रग्स हैं आपस में इंटरेक्शन करती हैं। जी जी, जैसे एक एंटीबायोटिक दे दिया और कोई और दवाई खा रहा है तो उसके साथ उसका इफेक्ट कम हो जाता है, तो वो भी देखना पड़ता है कि 2 दवाइयाँ इकट्ठी तो नहीं दे रहे, कम्बिनेशन कैसा है, वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं जो एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। बिल्कुल, यही हम जानना चाह रहे थे आपसे कि ये डिसाइड सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, नॉट ओनली कि वो कौन सा बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, पर हर इंसान के अपने अपनी इश्यूज होते हैं, हेल्थ के इश्यूज होते हैं। तो ये सब सिर्फ डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते एज अ पेशेंट। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ऑनलाइन है, तो लीजिए सुनते हैं वो क्या सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब दीजिए। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं चंडीगढ़ से कोमल बोल रही हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ से आप कोमल बात कर रही हैं, तो पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। डॉक्टर विनीता सूरी बैठे हैं स्टूडियोज में। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार कोमल जी। जी, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रही थी आपसे कि ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं और इनका क्या साइड इफेक्ट है, या किस लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? देखो, एंटीबायोटिक आपने खाई होंगी। मैं पूछ सकती हूँ आपकी कितनी उम्र है कोमल जी? जी, मैं 58। तो आपने जरूर एंटीबायोटिक लाइफ में लिए होंगे। कभी सिप्लॉक्स का नाम सुना है, ऊफ्लॉक्स का नाम? हाँ जी, वो आपने लिया होगा। कभी पेट खराब हुआ होगा, गला खराब, एजिथ्रोमाइसिन, एजी सुना होगा जी। हाँ जी, ये सब एंटीबायोटिक होते हैं जो इन्फेक्शन में दिए जाते हैं। जैसे गला खराब होता है, निमोनिया हो गया, या टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया,
ठीक है, इन सबको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जी और एंटीबायोटिक्स तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए। जी। अपने आप नहीं लेने चाहिए। तो मैम इनका साइड इफेक्ट भी है? साइड इफेक्ट तो हर दवाई का होता है, लेकिन कई बार जब वो देखना पड़ता है, पहले हमने ये डिसाइड करना है, जैसे अगर आपका गला खराब हुआ फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए एंटीबायोटिक जरूरी है कि नहीं। अगर तो वो वायरस है तो वो एंटीबायोटिक कुछ नहीं करेगा वहाँ। अगर वो बैक्टीरियल से है तो एंटीबायोटिक हेल्प कर सकता है। तो अगर ज़रूरत है तो कौन सा एंटीबायोटिक देना है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है, हर बार कल्चर तो कर नहीं सकते, लेकिन आइडिया हो जाता है जैसे कौन सा एंटीबायोटिक ये वाली बीमारी करता है। अब हमें पता है गला खराब इस बैक्टीरिया से होता है, तो उसके लिए ये एंटीबायोटिक ठीक रहेगा, तो कौन सा देना है। तीसरी बात यह है कि हमने जो एंटीबायोटिक देना है उसकी डोज क्या देनी है। अगर हम कम डोज देते हैं या ज़्यादा डोज देते हैं तो भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो आधे बैक्टीरिया मरेंगे, आधे नहीं मरेंगे, और जो मरते नहीं हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो फिर वो जो रेजिस्टेंट हो जाएंगे वो कल को बढ़ जाएंगे नंबर में। फिर जो दूसरी बार इन्फेक्शन होगी ये एंटीबायोटिक आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रॉपर डोज होनी चाहिए। कितने दिन के लिए लेना है, ड्यूरेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको 5 दिन के लिए डॉक्टर ने बताया है तो 5 दिन के लिए लेना है, चाहे आप पहले ठीक हो गए हैं। ठीक है, ये नहीं कि कम लेना है, या फिर अगर आपके पास बच गए हैं तो आप सोचते हो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूँ, वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक ये सारी बातों को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोमल जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। FM लाइफलाइन कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, तो डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को ये संदेश दीजिए एज अ चेयरपर्सन ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कमेटी PGI चंडीगढ़, कि लोग जो हैं वो कैसे जुडिशियसली इस्तेमाल करें एंटीबायोटिक्स का और डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें। बिल्कुल ठीक है, मैं सबसे पहले यूज़र्स के लिए संदेश दूंगी, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं, जो पब्लिक है, वही मेन यूज़र है और वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। तो उनको सबसे पहले कहना है कि अगर आपको जैसे कॉमन कोल्ड होता है या डायरिया होता है या थोड़ी बहुत बर्निंग यूरिन होती है, उसके लिए एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक तभी लीजिए अगर आपको डॉक्टर कहता है या आपका कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है कल्चर टेस्ट कराने के बाद। मोस्ट ऑफ द डायरियाज जो होते हैं उसमें आप ORS लें, आप नींबू पानी लें, उसी से ठीक हो जाते हैं। और जो कॉमन कोल्ड है वो वायरस से होता है, उसको वैसे भी 3-4 दिन लगते ही हैं। उसके लिए आप स्टीम लो, पैरासीटामोल ले लो, एंटीहिस्टामिनिक ले लो, एंटीबायोटिक नहीं लेने चाहिए। और इन्फेक्शन को रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। सबसे पहले अगर इन्फेक्शन होएगी नहीं तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, हम सब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो टाइमली करवाते रहना चाहिए। जब बूस्टर की ज़रूरत हो बूस्टर देना चाहिए, तो जो वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन नहीं होती। और नेक्स्ट है जो हम सब ने कोविड में यूज़ किया था, हैंड हाइजीन मेजर्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भूलना नहीं चाहिए। हम सबके पास सैनिटाइज़र होते थे खाने से पहले, बात करने से पहले, हाथ मिलाने से पहले, लेकिन अब जो है अब हम बड़ी जल्दी भूल गए हैं कोविड को। लेकिन हमें ये सारा ध्यान में रखनी चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए। और एंटीबायोटिक जहाँ लेना है वहाँ लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइफ सेवर्स हैं। तो अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह से आप एंटीबायोटिक्स लीजिए। जो डॉक्टर कहता है वही वाला लीजिए, उसी डोज में लीजिए, उसी ड्यूरेशन में लीजिए। एक और बात हमने नोटिस की है कि जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो एक्सपेक्ट करता है कि वो एंटीबायोटिक लिखे, तो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर एक डॉक्टर जो एंटीबायोटिक नहीं लिख रहा, हो सकता है वो दूसरे डॉक्टर से ज़्यादा अनुभवी है, क्योंकि उसको पता है कि एंटीबायोटिक लिखने से नुकसान हो सकता है। और ये जो नुकसान है ये सिर्फ आपको या आपके बच्चे को नहीं होगा, ये पूरी सोसाइटी को होगा। इट इज़ ए सोसाइटल न्यूसेंस। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है एक बहुत बड़ी थ्रेट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। तो इसीलिए हमें एंटीबायोटिक्स को बचा के रखना है, क्योंकि जो नए एंटीबायोटिक है आजकल नहीं बन रहे, जो पुराने बने हैं वही चल रहे हैं। उसमें से हमने कुछ रिजर्व रखे हुए हैं ताकि अगर कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जाए जिसका इलाज नहीं है तो उसके लिए हम रिजर्व एंटीबायोटिक यूज़ कर सकें। कल को हो सकता है रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाए कि वो भी काम के नहीं रहेंगे। इससे बहुत ज़्यादा
मोर्टेलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को नुकसान हो सकता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इकोसिस्टम में सबका ध्यान रखें, अपना, एनिमल्स का, पोल्ट्री का, क्योंकि ये सब इस रेजिस्टेंस से अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी पूरी एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रही है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसका ध्यान रखें और जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं हम इन सबको फॉलो करें। जी धन्यवाद। डॉक्टर विनीता सूरी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, जो हम अब मना रहे हैं 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। और आपने बहुत अच्छी जानकारी सब लोगों को दी कि एंटीबायोटिक्स वो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना लें। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितु जी। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने आए थे हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर विनीता सूरी, चेयरपर्सन एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कमेटी PGI चंडीगढ़। और इसी के साथ FM लाइफलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की रितु संधू को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। और इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अरुण बावा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अश्विनी कुमार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।